नोट करना चाहो कर लो, इसके बारे में जाके देखना। जावा पी, किसी भी क्लास के बारे में देखना हो तो हम देखते हैं जावा पी टूल से। यूटिल पैकेज के अंदर क्लियर। एक हमारी क्लास है टाइमर टास्क नाम की, इसके पास भी देखो एक रन मेथड है। जब हम थ्रेड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, या तो बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस और बाय एक्सटेंडिंग क्लास थ्रेड, एंड देयर इज अनदर वे दैट इज टाइमर टास्क क्लास, जिसको हम यूज करके क्या बना सकते हैं, एक थ्रेड बना सकते हैं। क्लियर। अब ये जो थ्रेड बनेगी ये आपकी नॉर्मल थ्रेड नहीं है, इसको मुझे जोड़ना होता है टाइमर क्लास के साथ। एक क्लास और है आपकी टाइमर क्लास, इसके पास मेथड है, शेड्यूल कर सकते हैं हम अपनी थ्रेड को कब चलाना चाहते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड है java.util.timer task, मतलब इसके पास एक मेथड जाएगा टाइमर टास्क का, मतलब एक थ्रेड का। अब वो थ्रेड कब चलनी चाहिए, वो लॉन्ग टाइम का दे रहा है ना, इसमें एक आर्गुमेंट लॉन्ग, मतलब मैं चाहता हूं कि हर 10 घंटे के बाद एक थ्रेड चले, तो मैं यहां पे मिली सेकेंड्स में टाइम प्रोवाइड कर सकता हूं। जो यहां पे टाइम जाएगा वो किसमें जाएगा, मिली सेकेंड्स में। क्लियर। ऐसे ही आपका सेकंड मेथड है शेड्यूल, पर्टिकुलर डेट पे अगर किसी थ्रेड को चलाना चाहते हो, पर्टिकुलर डेट पे, तो दिख रहा है आपको, तो आप इस क्लास का यूज करके शेड्यूल कर सकते हो किसी भी थ्रेड को जब आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो जैसे कि हमारी बर्थडे रिमाइंडर है, वो कब चलती है, हर 24 आवर्स के बाद। क्लियर। तो उस केस में मुझे यूज करनी होंगी दो क्लासेस। पहले तो मुझे अपनी क्लास को थ्रेड बनाना होगा बाय एक्सटेंडिंग क्लास टाइमर टास्क, फिर मुझे उसी टाइमर टास्क के एक ऑब्जेक्ट को कहां पे पास करना होगा, इन मेथड्स ऑफ क्लास टाइमर। क्लियर। यस, एनी डाउट। एग्जैक्टली उसको हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी 500 फ्रेंड्स हैं, तो वो भी हम इंटरनली थ्रेड्स को डिवाइड कर देते हैं। 5 थ्रेड्स बनाते हैं, जो आपकी एक लास्ट से चलेगी, एक स्टार्टिंग से चलेगी। क्लियर। नंबर से डिवाइड कर देते हैं, अदरवाइज क्या होती है, आपकी प्रोसेस स्लो हो जाती है। अगर वो स्टूडेंट 1 बाय 1 चेक करेगा तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। क्लियर। जैसे आपका मैसेज ड्रिवन बीन्स होती हैं, यू नो अबाउट व्हाट इज मैसेज ड्रिवन बीन्स। Yes, what are message driven beans? जावा में हम किस किस तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। Yes, you know about J2SE? Yes, what is J2SE? स्टैंडर्ड एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन में हम कैसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस और इंट्रानेट बेस्ड एप्लीकेशंस। जो आपकी स्टैंडर्ड एडिशन है जावा की, इसमें हम बनाते हैं प्रोजेक्ट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली एंड यूजर को। क्लियर। इसमें आपका एक ही यूजर होगा, एक सिस्टम पे एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होगी, वो उसको यूज करेगा। इसके एग्जांपल्स ऑफ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। यस, विंडो मीडिया प्लेयर, कैलकुलेटर। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आपकी कौन सी होती है, विच आर फॉर स्पेसिफिक पर्पस, दोज आर डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, लेकिन वो अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करती है, वाया इंटरनेट। क्लियर। यहां पे हम कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड यूजर को उसकी मशीन पे इंस्टॉल करके। क्लियर। सेकंड आती है आपकी J2EE, जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन। इसके अंदर आपके दो तरह के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोजेक्ट्स। वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोजेक्ट्स। वेब बेस्ड प्रोजेक्ट का तो आपको पता ही है। अब वेब बेस्ड भी दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक।
क्लियर? अगर मुझे स्टैटिक यूज करना है तो मुझे जावा की जरूरत नहीं है, सिंपली एचटीएमएल में भी क्रिएट कर सकता हूं। डायनेमिक चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। अब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी बहुत सारी है, लाइक पीएचपी, डॉटनेट वालों की एएसपी, जावा के पास दो टेक्नोलॉजी, सर्वलेट एंड जेएसपी। क्लियर? दो टेक्नोलॉजीज नहीं है, जेएसपी इज ऑल्सो अनदर वे टू क्रिएट सर्वलेट। जेएसपी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इट इज ऑल्सो अनदर वे टू क्रिएट सर्वलेट। क्लियर? बट प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो वेज है, सर्वलेट के थ्रू भी कर सकते हैं और जेएसपी। इवन अब हम दोनों ही यूज नहीं करते, ना ही सर्वलेट ना ही जेएसपी, अब यूज करते हैं हम स्टड्स। क्लियर? तो J2EE में पहले तो आपके होते हैं वेब प्रोजेक्ट्स और दूसरे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में बताएगा? व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस? यस, व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस? Have you ever heard about web services, RMI, EJB? No idea? एक कंसेप्ट होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी, जो हम जावा में पढ़ते हैं, दैट इज RMI, EJB, RMI एंड EJB। इनका यूज करके हम बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजीज। अब डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती हैं जो सर्विसेज डायरेक्टली एंड यूजर को ना देके वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को। लाइक जब हम एयर टिकट्स को बुक करते हैं तो हम मेक माई ट्रिप से भी बुक करते हैं, थॉमस कुक से भी करते हैं, कॉक्स एंड किंग्स से भी करते हैं, यात्रा से भी करते हैं। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेब एप्लीकेशन जिनको मैं यूज करके एयर टिकट्स को बुक करता हूं, या फिर मैं रेलवे रिजर्वेशन भी करता हूं। क्लियर? इन्हीं सेम वेबसाइट से मैं रेलवे की भी रिजर्वेशन कर सकता हूं। तो क्या ऐसा है कि इन सबके पास, इन जितनी भी हमारी एयरलाइंस है, सबका डेटा होता है? क्या मेक माई ट्रिप के पास सभी एयरलाइंस का डेटा होता है, या थॉमस कुक के पास सभी एयरलाइंस का डेटा होता है? ऐसा नहीं होता। एक एप्लीकेशन होती है जो डेटा संभालती है सभी एप्लीकेशंस का। लाइक दिस इज एयरलाइन इंडस्ट्री। अब एयरलाइन इंडस्ट्रीज में काफी सारी एयरलाइंस हैं, लाइक स्पाइस, इंडिगो, गो एयर, किंगफिशर एंड सो ऑन। यस, लास्ट, ये हमारे पास काफी सारी एयरलाइंस हैं। सपोज इन सबके पास 100 सीट्स है। क्लियर? इन सभी के पास 100 सीट्स है जिनको मैं रिजर्व करता हूं मेक माई ट्रिप से भी, थॉमस कुक से भी। दीज आर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। मेक माई ट्रिप, थॉमस कुक, कॉक्स एंड किंग, यात्रा। इनकी क्या है? सिंपल एक वेबसाइट जिन्होंने यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया है। क्लियर? यूजर इंटरफेस क्या? वो हमारे से डिटेल्स लेते हैं और रिजर्वेशन पे जब हम बुकिंग करते हैं तो बुक वाले बटन पे क्लिक कराते हैं। बट एक्चुअल में जो डेटाबेस है वो इनके पास नहीं है। ठीक? एक थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इन सबको पे कर रही है एनुअली और इनका डेटा खुद संभाल रही है। एक एप्लीकेशन है जो थर्ड पार्टी ने बनाई हुई है, वो इन सभी एयरलाइंस को पे कर रही है और इनका डेटा संभाल रही है। मतलब इन चारों का डेटाबेस किसके पास है? इस थर्ड पार्टी के पास। क्लियर? ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है। इस एप्लीकेशन ने मेथड बना के दिए हुए हैं, बुक, कैंसल टिकट, चेक पीएनआर स्टेटस एंड सो ऑन। काफी सारे मेथड्स बना के दिए हुए हैं
और ये वाली एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन के मेथड्स को इन्वोक कर रहे हैं वाया आरएमआई और वाया ईजेबी। क्लियर? आरएमआई इज रिमोट मेथड इन्वोकेशन, तो ये मेथड क्या कर रहे हैं? रिमोटली कॉल कर रहे हैं। क्लियर? अब इसका बेनिफिट क्या है? मैंने अभी जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी ईएमआई कैलकुलेटर, विच इज लाइव प्रोजेक्ट। बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है, कोई बड़ी एप्लीकेशन नहीं है। ईएमआई कैलकुलेटर क्या प्रोवाइड करती है हमें? जस्ट वी कैन कैलकुलेट ईएमआईज। हम ऑनलाइन जाएंगे, अगर हमें कोई लोन लेना है या कोई भी चीज हमें परचेज करनी है ऑन ईएमआई बेसिस, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? चेक करते हैं मुझे कौन से बैंक से ईएमआई कम पड़ रही है। चेक करेंगे ना? अगर मुझे कोई लोन लेना है तो मैं चेक करूंगा कि इसकी ईएमआई कम पड़ रही है। करते हैं हम। तो अभी मार्केट में अगर जो आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो अभी भी आप चेक करोगे कि ईएमआई कैलकुलेटर, आपके सामने 100 ऑफ एप्लीकेशंस आ जाएंगी। ठीक है? तो फिर आप क्या करोगे? कोई एक एप्लीकेशन चेक करोगे, वो एप्लीकेशन आपसे डिटेल लेती होगी देखो, मैंने जो एप्लीकेशन बनाई, मैंने उसमें एक डेटाबेस बनाया जिसमें ओनली 3 कॉलम्स है। फर्स्ट वन इज बैंक नेम, यस, लोन टाइप, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देयर आर ओनली 3 कॉलम्स। मैंने सभी बैंक नेम मेंशन कर दिए। एसबीआई होम लोन 9.76, एसबीआई एजुकेशन लोन 12.36। क्लियर? ऐसे ही पीएनबी होम लोन 9.62, एसबीआई पीएनबी एजुकेशन लोन 12.41। क्लियर? एजुकेशन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू होम लोन और कार लोन। ठीक है? तो सपोज मैंने ये एक डेटाबेस बना लिया जिसमें सिर्फ 4 कॉलम्स है। एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई, कैलकुलेट ईएमआई। यस, इसके पास एक मेथड है कैलकुलेट, जो यूजर से आर्गुमेंट लेता है 3। सबसे पहला आपका स्ट्रिंग टाइप का नेम, स्ट्रिंग टाइप, एंड थर्ड स्ट्रिंग इंट अमाउंट, इंट ईयर। ये फंक्शन क्या करता है? 4 आर्गुमेंट लेता है, बैंक नेम, लोन टाइप, एंड थर्ड वन इज अमाउंट, कितना अमाउंट का उसने लोन लेना है, और फोर्थ वन इज नंबर ऑफ ईयर्स, कितने टाइम के लिए लेना है। सपोज यूजर है एक ए, मैं एक अपनी वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना रहा हूं। वो यूजर एप्लीकेशन में क्या डिटेल्स डलवाएगा? बैंक नेम, लोन टाइप, अमाउंट, नंबर ऑफ ईयर्स। एक बटन होगा कैलकुलेट ईएमआई। कैलकुलेट ईएमआई ये क्या एक वेबसाइट है। मैंने सपोज इस यूजर में इस फॉर्म में डेटा फिलअप किया, 4 एंट्रीज कर दी। उस एंट्री के बाद मैंने जैसे ही बटन पे क्लिक किया कैलकुलेट ईएमआई, तो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? जो थर्ड पार्टी ने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है कैलकुलेट ईएमआई नाम की, उसके पास जाएगी, 4 आर्गुमेंट लेके जाएगी। उसके बेस पे मैं डेटाबेस से क्या निकाल लूंगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। डेटाबेस से मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूंगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद जो भी उसकी ईएमआई बनेगी वो क्लाइंट को रख दूंगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा इसे डिस्ट्रीब्यूटेड बनाने का? सपोज इन फ्यूचर आप भी एक अपनी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है डेटाबेस संभालने की। एक्चुअल में कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं ये वैरी करते रहते हैं। अभी 12.36 है तो बाद में 12.75 हो जाएगा, फिर 11 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ये वैरी करते हैं।
तो जितने भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं वो सभी डेटाबेस को नहीं संभालेंगे। एक एप्लीकेशन है जो डेटाबेस को संभाल रही है और बाकी सारी एप्लीकेशन उसके मेथड्स को रिमोटली इन्वोक कर रही है। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का? ऐसे ही आपके एटीएम बैंकिंग में भी होता है। जो एटीएम बैंकिंग है वो अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो सारे के सारे बने हुए हैं ईजेबी पे। जो भी स्टूडेंट अगर ईजेबी में जाता है तो स्कोप बहुत ज्यादा ब्राइट है स्कोप, जिसको काम करने को स्टार्टिंग में ईजेबी में मिलता है। अब ईजेबी यूज नहीं होता, अब यूज होता है स्प्रिंग या फिर वेब सर्विसेज। लेकिन मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हमारे बने हुए हैं, अभी उसमें क्या चल रही है? जस्ट मेंटेनेंस। क्लियर? तो अगर आपके पुराने डोमेन में जाते हैं तो वहां पे ईजेबी ही मिलेगा। अभी एक मेरा स्टूडेंट डायबोल्ड कंपनी में प्लेस हुआ है। यू नो अबाउट DIAB? नो आइडिया? डायबोल्ड इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसने पहला एटीएम मशीन बनाई थी, जिसने फर्स्ट एटीएम मशीन बनाई थी। क्लियर? जब खराब हो जाती है तो उसके बाद वहां पे सिर्फ डायबोल्ड ही लिखा आता है। क्लियर? तो वहां पे जिसको ईजेबी में काम मिलता है, बहुत ज्यादा स्कोप है। अब आपको पता है ईजेबी में कैसी एप्लीकेशंस बनती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आरएमआई और ईजेबी में क्या डिफरेंस है? दो टेक्नोलॉजी है जब जावा के पास, एक है आरएमआई और एक ईजेबी। इन दोनों में भी कोई डिफरेंस होगा? ठीक है। जो आरएमआई है, जो क्लाइंट एप्लीकेशन है, जैसे अभी आपकी मेक माई ट्रिप थी, थॉमस कुक थी, काफी सारी थी, ये सारी की सारी वेबसाइट भी किसमें बनी होनी चाहिए? जावा में। क्लियर? इन केस ऑफ आरएमआई जो आपकी एप्लीकेशंस है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की सर्विसेज को गेट कर रही हैं, दे ऑल आर डेवलप्ड इन जावा। क्योंकि जब कोई एप्लीकेशन से हम एक एप्लीकेशन का मेथड कॉल करेंगे तो उसको क्या चाहिए होगा? ऑब्जेक्ट। अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा में हर मेथड कहां पे अवेलेबल होगा? क्लास के अंदर। मेथड जो आपने बनाए हैं कैलकुलेट नाम का, ये भी किसी क्लास में होगा। सपोज दूसरी क्लास से मेथड को रन करना है तो आई नीड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। चाहिए ना मैं ऑब्जेक्ट? मैं आपको एक एप्लीकेशन ही बना के दिखाता हूं आरएमआई में। ठीक है? एक आरएमआई पे एप्लीकेशन बनाते हैं। आरएमआई इज रिमोट मेथड इन्वोकेशन। क्लाइंट को क्या चाहिए? एक रिमोट। जो आपका टीवी है ये किस पे वर्क करता है? आपका आरएमआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जो क्लाइंट है, टीवी क्या हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो क्लाइंट के पास क्या होता है? एक रिमोट। क्लाइंट के पास क्या होता है? रिमोट। उस रिमोट से वो बटन पे जैसे ही क्लिक करता है, एक्चुअल में वर्किंग कहां पे होती है? रिमोट ऑब्जेक्ट दैट इज टेलीविजन। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें एक रिमोट बनाना है जो किसको प्रोवाइड करना है? क्लाइंट को। क्लियर? तो एक रिमोट बनाते हैं। रिमोट होता क्या है आपका? एक जस्ट इंटरफेस। रिमोट क्या है आपका? एक इंटरफेस। अगर हम टेलीविजन के रिमोट की बात करें या किसी भी रिमोट की बात करें, वो क्या है? आपका इंटरफेस। कोडिंग उसमें नहीं लिखी हुई। कोडिंग किसमें लिखी हुई है? एक्चुअल रिमोट ऑब्जेक्ट में। तो मुझे भी जो रिमोट बनाना है वो कैसा होगा? एक इंटरफेस। तो बनाते हैं एक इंटरफेस। First of all, I have to import two packages. Import java dot ठीक है। Firstly, I have to import these packages. Then मैंने एक इंटरफेस बना लिया जिसका नाम भी क्या रख दिया? माय रिमोट। ठीक है? यही रिमोट मुझे किसे प्रोवाइड करना होता है? क्लाइंट को। इस रिमोट इंटरफेस में मुझे वो मेथड्स डालने हैं जो मैं इन्वोक कराना चाहता हूं क्लाइंट से। क्लियर? तो अभी हम ज्यादा तो टाइम नहीं है जो हम बड़ी एप्लीकेशन बना पाए, तो कोई भी मेथड बना देते हैं। ठीक है? सपोज करो सम, डिवाइड, मल्टीप्लाई के बेनिफिट क्या होगा इसका? मैं डिफरेंट एप्लीकेशन से, सपोज एक क्लास होगी ए, दूसरी होगी बी, तीसरी होगी सी, तीनों ही क्लासेस से इसका मेथड कॉल कराऊंगा। ठीक है? तो इसमें मैं 4 मेथड डाल देता हूं।
क्लियर? अब इस रिमोट के अंदर मैंने 4 मेथड बना दिए, इसको सेव कर दो। मैंने इसको सेम फाइल से सेव कर दिया, myremote.java। क्लियर? अब मुझे एक ऐसी क्लास बनानी होगी जिसमें इन चारों मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन होगी। क्लियर? एंड वन थिंग, all the methods of remote interface throws remote exception. All the methods of remote interface throws remote exception. ठीक है? You know about exceptions. These all are runtimes error which we have to handle. Clear? अगर कोई नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगी तो एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि क्लाइंट को रिमोट नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इसके सारे मेथड थ्रोज करेंगे आपके रिमोट एक्सेप्शन। ठीक, इसीलिए मैंने इस पैकेज को इंपोर्ट किया था, javax.rmi.star। क्लियर? इस इंटरफेस को एक्सटेंड कराना होगा हमें रिमोट इंटरफेस से। इस इंटरफेस को हमें एक्सटेंड कराना होता है रिमोट इंटरफेस से, एंड दिस रिमोट इंटरफेस इज द मार्कर इंटरफेस। यू नो अबाउट मार्कर इंटरफेस? व्हाट इज मार्कर इंटरफेस? जावा में हमारे बहुत सारे मार्कर इंटरफेसेस और ऑल्सो देयर। कौन कौन से हैं? एक तो ये बता दिया मैंने आपको, रिमोट, एक सीरियलाइजेबल, है ना? अब इनको मार्कर क्यों बोला जाता है? एग्जैक्टली, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? नेटवर्क पे ट्रेवल होगा और हम उसको एक स्टेट को मेंटेन करके रख सकते हैं, है ना? बट ये जो मार्कर इंटरफेस होता है, इस इंटरफेस में कुछ अवेलेबल नहीं है। एक ऐसा इंटरफेस जो कैसा है? ब्लैंक इंटरफेस। ये जो रिमोट इंटरफेस है, इस रिमोट इंटरफेस में एक भी मेथड नहीं है। तो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ इंटरफेसेस? एक ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर कोई मेथड नहीं है, ब्लैंक इंटरफेस है, तो उसका यूज क्या है? कंपाइलर को बताने के लिए कि मैं इसको क्या बनाना चाह रहा हूं, एक रिमोट। कंपाइलर को बताने के लिए मैं इसका क्या बनाने जा रहा हूं, एक रिमोट। इस इंटरफेस को मैं कैसा बनाने चाह रहा हूं? रिमोट। ठीक है? तो इसीलिए हमें इसको मार्कर इंटरफेस से एक्सटेंड करना होता है। अब हमें एक क्लास बनानी है जो क्या करेगी? इन सभी मेथड्स को इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है? तो मैंने एक क्लास बनाई, पब्लिक क्लियर? नाम कुछ भी दे दो, जरूरी नहीं है यही देना है आपको। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इट्स यूजर डिफाइंड नेम। दिस क्लास मस्ट एक्सटेंड्स यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट। दिस क्लास मस्ट एक्सटेंड्स यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट। अब ये यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट का यूज क्या है? जब क्लाइंट, एक्चुअल में आपने एक कभी प्रॉब्लम फेस की होगी, मेजर माइनर वर्जन एरर। कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस की है जावा में? नहीं करी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस?
यह प्रॉब्लम तब आती है जब आपने अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल किया हो हायर वर्जन में, लाइक जेडीके 7 में कंपाइल करके बाइट कोड कैसे बनाया हो हायर वर्जन से फ्रॉम जेडीके 7, बट उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हो इन लोअर वर्जन। आपने बाइट कोड तो बना लिया जेडीके 7 में, बट आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो एक लोअर वर्जन में जेडीके 6 में। आपने जो जावा टूल यूज किया वो किसका किया? जेडीके का। तो ये प्रॉब्लम आती है मेजर माइनर वर्जन एरर। तो उसी प्रॉब्लम से को दूर करने के लिए यहां पे, क्योंकि जो क्लाइंट होगा वो मे बी आपका बना हो जेडीके 6 में, और जो आप अपनी आरएमआई एप्लीकेशन बना रहे हो वो किसमें बना रहे हो? जेडीके 7 में। तो उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इन्होंने एक क्लास बनाई है यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट। क्लियर? नाम से डिफाइन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट को कैसा बना रही है? यूनिकास्ट। ठीक, तो हमें अपनी एक क्लास को एक्सटेंड करना होता है यूनिकास्ट remote object, and this class must implements our remote interface. This class must implements our remote interface. जो मैंने remote interface के अंदर methods बनाए हैं, we have to implement it. वो remote interface तो client के बाद चला जाएगा। client उस remote पे कोई method invoke करेगा, जो भी वो method invoke करेगा वो चलेगा तो हमारी application का, तो उसकी body भी हमें ही provide करनी है। तो हम इसकी बॉडी दे देते हैं सारे मेथड्स की। इंप्लीमेंट्स, द नेम ऑफ रिमोट इंटरफेस इज माई रिमोट। दिस क्लास